There are 8 types of colloidal solutions. Uh, if we talk about the physical state of dispersed phase and dispersion medium, अगर सॉलिड में है, डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है और डिस्पर्शन मीडियम भी सॉलिड है, तो उसको हम बोलेंगे सॉलिड सॉल. And if gas is the dispersed phase and dispersion medium is solid, again we call it solid sol. चाहे सॉलिड में हो या गैस सॉलिड में हो, उसको हम सॉलिड सॉल ही बोलेंगे. और यदि डिस्पर्शन मीडियम गैस होता है, सॉलिड इन गैस या फिर लिक्विड इन गैस, तो हम बोलेंगे उसको एरोसॉल. एरोसॉल. और यदि लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड और लिक्विड डिस्पर्स फेज भी है और डिस्पर्शन मीडियम भी है, तो हम इसको इमल्शन बोलेंगे. डिस्पर्स फेज भी लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड है, तो उसको बोलेंगे इमल्शन. फिर सॉलिड लिक्विड में डिस्पर्स्ड है, सॉलिड इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, तो हम उसको बोलेंगे सॉलिड इन लिक्विड. और अगर गैस डिस्पर्स्ड है लिक्विड में, गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, वी कॉल इट foam. हम foam, whipped cream, gas is dispersed in liquid. इसके बाद सॉल का जस्ट अपोजिट होता है जेल. सॉलिड इन लिक्विड बोलेंगे सॉल, और लिक्विड इन सॉलिड इसको बोलते हैं हम जेल. डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड इन सॉलिड, सॉरी, इसका जस्ट अपोजिट यू कैन सी. सॉलिड इन लिक्विड इज सॉल, लिक्विड इन सॉलिड इज जेल. तो इस तरह से 8 टाइप्स ऑफ कोलोइडल सिस्टम्स पॉसिबल है. नाउ वी विल सी द अनदर क्लासिफिकेशन. We will see next classification on the basis of the nature of dispersion medium. Dispersion medium कौन सा लिया है हमने, उसके बेसिस पर, based on the nature of dispersion medium, हमने dispersion medium यदि वाटर लिया हुआ है, डिस्पर्शन मीडियम यदि हमने वाटर लिया है, तो हम उसको हाइड्रोसॉल अलग नाम से बुलाते हैं. कोलाइडल सॉल्यूशन, इसका नाम क्या होगा? अगर डिस्पर्शन मीडियम वाटर होता है तो हम उसको, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं हाइड्रासॉल और एक्वासॉल. अगर डिस्पर्शन मीडियम अल्कोहल है तो हम उसको बोलते हैं एल्कोसॉल. अगर डिस्पर्शन मीडियम बेंजीन है तो हम उसको बोलते हैं, if dispersion medium is air, we give a name aerosol. तो कोलोइडल सॉल्यूशन डिस्पर्शन मीडियम के नेचर के बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया है 4 तरह के कोलोइडल सॉल्यूशन. 4 तरह के कोलॉइड्स हैं.
हाइड्रोसॉल और एक्वासॉल, अल्कोसॉल, बेंजोसॉल, एरोसॉल। बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ डीपी एंड डीएम, थर्ड तरह की क्लासिफिकेशन है, बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन ऑफ डीपी एंड डीएम। डीपी और डीएम के इंटरेक्शन बोल दीजिए या एफिनिटी बोल दीजिए, बेस्ड ऑन द एफिनिटी ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच एफिनिटी कैसी है, इंटरेक्शन कैसा है। डीपी का डीएम के लगाव होता है या यूं कह लीजिए इंटरेक्शन अच्छा है, तो हम उसको बोलते हैं लायोफिलिक सॉल। और यदि डिस्पर्स्ड फेस का डिस्पर्शन मीडियम के लिए एफिनिटी नहीं है, तो हम उसको बोलते हैं लायोफोबिक कोलॉइड या लायोफोबिक सॉल। अब फोबिक का मतलब होता है हीटिंग, डिस्पर्शन मीडियम वाटर हीटिंग, हीटिंग मीनिंग होता है। फोबिक का मतलब हीटिंग होता है और फिलिक मतलब लविंग होता है। तो डिस्पर्स्ड फेस की एफिनिटी डिस्पर्शन मीडियम के लिए होती है, तो हम उसको लायोफिलिक सॉल बोलते हैं, लायोफिलिक सॉल। यानी इंटरेक्शन अच्छा होता है, डीपी और डीएम के बीच इंटरेक्शन है, ज्यादा इंटरेक्शन है, अच्छा इंटरेक्शन है, लविंग नेचर है, तो हम उसको बोलते हैं लायोफिलिक सॉल। फिलिक का मीनिंग होता है लविंग, फिलिक मीन्स loving nature and phobic means hating. And another type of colloidal solution is called as lyophobic colloid. लायोफोबिक कोलॉइड का मतलब है लायोफोबिक कोलॉइड या लायोफोबिक सॉल। मीन्स डीपी और डीएम के बीच इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, अगर लविंग नेचर नहीं है, हेटिंग नेचर है, डीपी का डीएम के लिए एफिनिटी नहीं है, उसके लिए कोई लगाव नहीं है, हेटिंग है, हेटिंग नेचर है, तो उस तरह के कोलॉइडल सॉल्यूशन को बोलते हैं लायोफोबिक सॉल। अब लायोफिलिक और लायोफोबिक सॉल को हम डिफरेंस के फॉर्म में स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि कुछ डिफरेंसेस होते हैं इनमें और डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे भी हमें लायोफिलिक लायोफोबिक सॉल का एक टॉपिक कवर अप करना है, लायोफिलिक सॉल एंड लायोफोबिक सॉल। लायोफिलिक सॉल्स आर रिवर्सिबल नेचर, they have reversible nature, रिवर्सिबल होते हैं, मतलब एक बार बनने के बाद आप उनको ब्रेक कर सकते हो, वापस उसी स्टेट में ला सकते हो। लेकिन ये वाले जो सॉल होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल नेचर के होते हैं। लायोफिलिक सॉल को बनाने का तरीका बहुत इजी होता है। सिंपली आप डिस्पर्स्ड फेस को डिस्पर्शन मीडियम में थोड़ा स्टिर कर देंगे, शेक कर देंगे, तो कुछ समय के लिए आप उसको शेक करके स्टिर करके डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स फेस को रख दीजिए और हल्का सा वार्म कर दीजिए, तो लायोफिलिक सॉल प्रिपेयर हो जाता है। और इसमें इसको बनाने में कोई स्पेशल मेथड्स भी अप्लाई नहीं होते, जबकि लायोफोबिक सॉल को बनाने में स्पेशल मेथड्स एम्प्लॉयड होते हैं। तो ये इसका जो मेथड है प्रिपरेशन का डिफिकल्ट से होता है, इजी नहीं होता। सो हम लिखेंगे कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली, कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली, आसानी से बनाए जा सकते हैं, सिंपली बाय शेकिंग एंड वार्मिंग
द डिस्पर्स्ड फेस इनटू डिस्पर्शन मीडियम। लेकिन यहां पर ये कैसे बनते हैं? स्पेशल मेथड्स आर रिक्वायर्ड, स्पेशल मेथड्स are required for their preparation. Lyophilic salts are stable colloids. They are stable colloids. जबकि these lyophilic salts are unstable colloids. अनस्टेबल कोलॉइड्स होते हैं। Another point is that these lyophilic salts can be viewed by the simple microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप से आप लायोफिलिक सॉल्ट को देख सकते हैं, लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट्स को देखने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप्स लगाने पड़ते हैं। Whereas lyophobic salts are less stable. These are less stable colloids. The viscosity of the lyophilic salt, इसकी जो विस्कोसिटी होती है is much higher. Viscosity of lyophilic salts, लायोफिलिक सॉल्ट्स की जो विस्कोसिटी होती है is greater than that of the dispersion medium. डिस्पर्शन मीडियम से ज्यादा होती है, लेकिन लायोफोबिक सॉल्ट की विस्कोसिटी नियरली सेम होती है एज दैट ऑफ द डिस्पर्शन मीडियम। विस्कोसिटी is nearly same as that of the dispersion medium. dispersion medium की तरह ही होती है। विस्कोसिटी में डिफरेंस होता है और surface tension of the lyophilic salt is lower. Surface tension is lower than that of the dispersion medium. डिस्पर्शन मीडियम से तो कम होती है और सरफेस टेंशन इसका सेम होता है, नियरली सेम होता है, डिस्पर्शन मीडियम की तरह होता है। सरफेस टेंशन is nearly same as that of the dispersion medium. डिस्पर्शन मीडियम की तरह होता है। अब लायोफिलिक सॉल्ट्स में कोई चार्ज तो नहीं होता, इनके सॉल में किसी भी प्रकार के चार्ज पार्टिकल नहीं होते, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होता। दे विल नॉट माइग्रेट अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैथोड और एनोड। जबकि लायोफोबिक सॉल्ट्स में चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इसीलिए अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे विल माइग्रेट आइदर टुवर्ड्स द कैथोड और एनोड। मैं लिख रहा हूं यहां पर
do not carry charge, hence do not migrate, hence do not show migration towards cathode or anode, do not show migration towards कैथोड और एनोड, जबकि इनमें चार्ज होता है, दे कैरी स्पेसिफिक चार्ज, एक पर्टिकुलर चार्ज होता है। लायोफिलिक सॉल्व में पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो दो तरह के कोलॉइड्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड्स एंड नेगेटिव चार्ज कोलॉइड्स। तो जो कोलॉइड्स चार्ज होते हैं उनको हमने इन कैटेगरी में रखा है, और जिन कोलॉइड्स में चार्ज नहीं होता उनको हमने लायोफिलिक कोलॉइड्स में रखा है। मैं लिख रहा हूं यहां पर दे कैरी स्पेसिफिक चार्ज, या तो लायोफोबिक सॉल्व्स में पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, कोई एक चार्ज होता है, एक चार्ज होता है, दो चार्ज नहीं होते। एनी वन चार्ज इज possessed by the particles of lyophobic salt, carry specific charge, hence migrate towards cathode or anode, towards cathode और एनोड, कैथोड या एनोड की तरफ माइग्रेशन शो करते हैं इस तरह के सॉल्व। तो इनमें कोई पर्टिकुलर चार्ज होता है, या पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए माइग्रेशन शो करते हैं। एक और डिफरेंस होता है, क्या हम इस लायोफोबिक सॉल्व्स के पार्टिकल को नेकेड आई से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं इसलिए हम इनको नहीं देख सकते, जबकि लायोफोबिक सॉल्व्स के पार्टिकल को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। कैनॉट बी viewed under ultra microscopes अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से तो हम इन्हें नहीं देख सकते। जबकि क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम इनको अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते, जबकि इनके पार्टिकल्स को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। कैन बी व्यूड थ्रू अल्ट्रा माइक्रोस्कोप्स, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप्स। So these are the differences. Now let us talk about the examples also. इसके examples gelatin, gum, starch, rubber, protein, etc. These are the examples of lyophilic solve. लायोफोबिक सॉल्व्स में मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड और कुछ मेटल सल्फाइड्स जैसे AS2S3। मैं यहाँ पर सीधा हाइड्रोक्साइड का एक एग्जांपल लिख देता हूँ, और मेटल सल्फाइड जैसे AS2S3 और गोल्ड या Ag का जो सॉल्व होता है वाटर में, वो कुछ एग्जांपल्स होते हैं। सिल्वर सॉल्व, गोल्ड सॉल्व, यानी कि गोल्ड को हम
वाटर में एक सॉल्ट बनाते हैं या फिर सिल्वर का सॉल्ट बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये लायोफोबिक सॉल्ट्स जो होते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स है। और जब हम इनके प्रिपरेशन जब हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइड्स, तो आपको पता चल जाएगा किस प्रकार से गोल्ड सॉल्ट बनता है, कैसे हम गोल्ड सॉल्ट बनाते हैं। और डिस्पर्स्ड फेस में जो ट्रांजिशन मेटल है, गोल्ड है या सिल्वर है, और डिस्पर्शन मीडियम होता है वाटर। तो सिल्वर सॉल्ट या गोल्ड सॉल्ट इस प्रकार से बनता है कि डिस्पर्स्ड फेस में तो गोल्ड या सिल्वर ऐसे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं और डिस्पर्शन मीडियम में वाटर होता है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेस। तो फोर्थ क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द size of the particles of dispersed phase। डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल के साइज के बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया है 3 टाइप्स ऑफ colloids on the basis of the size of the particles of dispersed phase। ये 3 तरह के कोलॉइड्स होते हैं। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स, एक होता है मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स, और एक होता है, इनको हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स। ये 3 तरह के कोलॉइड्स होते हैं। इनका ही एक और नाम है मिसल्स बोलते हैं इनको, एसोसिएटेड कोलॉइड। पहला है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। सेकेंड है मैक्रो molecular colloids, and last one is associated। इसको हम डिफरेंस के फॉर्म में इनके फीचर्स को टैबलेट कर लेते हैं। तो मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं ऐसे कोलॉइड्स। मतलब ईच डीपी पार्टिकल इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, उनको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। मैं यहाँ पे डिटेल लिख रहा हूँ। ईच डीपी पार्टिकल इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है ये डीपी पार्टिकल। और चूंकि ऐसे डीपी पार्टिकल्स कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। इस कैटेगरी में एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल्स इसमें आते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स के कोलॉइड। मेटल हाइड्रोक्साइड्स जैसे कि मैं एक एक एग्जांपल लिख देता हूँ। ट्रांजिशन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स जैसे कि फेरिक हाइड्रोक्साइड, मेटल सॉल्ट्स, नॉन मेटल सॉल्ट्स और मेटल सल्फाइड्स। मेटल सल्फाइड का भी एक ही एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। जैसे कि मेटल हाइड्रोक्साइड का लिख रहा हूँ FeOH होल थ्राइस, और मेटल सल्फाइड्स में मेटल सल्फाइड्स जैसे कि AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड।
फिर मेटल सॉल्स में गोल्ड सॉल्ट जैसे कि एयू सॉल, एजी सॉल, ये मेटल सॉल्स होते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे कि नॉन मेटल सॉल्स भी, नॉन मेटल सॉल्स जैसे कि सल्फर सॉल एटसेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स। तो ऐसे जो कोलॉइड्स होते हैं ये बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, यानी कि डीपी पार्टिकल, इनका जो डीपी पार्टिकल होता है ये बहुत सारे छोटे स्मॉलर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, या फिर ये बहुत सारे छोटे एटम से मिलकर बने होते हैं। और ग्रुप ऑफ एटम्स भी आप ऐड कर सकते हो, और ग्रुप ऑफ एटम्स made up of many smaller molecules or many group of atoms। जैसे कि एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जैसे कि सल्फर सॉल है। अब सल्फर का जो सॉल है उसमें जो डीपी पार्टिकल है वो एक डीपी पार्टिकल बहुत सारे सल्फर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। n नंबर ऑफ, जैसे कि मान लीजिए एक सल्फर का सॉल है, वो सल्फर का सॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। और एक ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल n नंबर, ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स n नंबर ऑफ सल्फर मॉलिक्यूल्स ये बनाते हैं एक डीपी पार्टिकल। और एक डीपी पार्टिकल की जो साइज है ये 1 से 100 नैनोमीटर के बीच रेंज करती है। और दूसरे तरह के जो कोलॉइड्स होते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। सेकेंड टाइप ऑफ कोलॉइड्स आर मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। इसमें ईच डीपी पार्टिकल जो होता है वो इटसेल्फ मेड अप ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल, वो खुद ही इतना लार्ज मॉलिक्यूल का होता है कि वो किसी एसोसिएशन से नहीं बनता, बहुत सारे मॉलिक्यूल से नहीं बनता, बल्कि वो एक ही मॉलिक्यूल डीपी का पार्टिकल ही बड़ा लार्ज साइज का मॉलिक्यूल होता है। उसीलिए हमने बोला मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रो मीन्स लार्ज, तो लार्ज साइज का ये मॉलिक्यूल होता है डीपी पार्टिकल। ईच डीपी पार्टिकल is made up of क्या कहेंगे, is a large sized molecule। ये जैसे कि पॉलीमर है, पॉलीमर खुद ही इतना लार्ज मॉलिक्यूल है कि वो अगर कोलॉइडल रेंज में होता है तो हम बोलते हैं मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। ईच डीपी पार्टिकल इज अ लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल। इसके एग्जांपल्स स्टार्च है, गम, जेलेटिन, ग्लू, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। यानी कि बहुत, जैसे आपने पढ़ा होगा, याद होगा, स्टार्च बायोमोलिक्यूल्स में एक प्रकार का पॉलीसेक्राइड है और बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स से बना होता है, पॉलीमर होता है ये। बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स के पॉलीमराइजेशन से बनता है, ये एक पॉलीमर है। तो हाइड्रोलाइसिस होने पर ये बहुत सारे मोनोसेक्राइड यूनिट्स को
ये वाटर में देता है ऑन हाइड्रोलाइसिस। इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स। और एक और प्रकार का जो कोलॉइड और मिसिल्स, एसोसिएटेड कोलॉइड्स और मिसिल्स, इनको ही हम मिसिल्स बोलते हैं। Missiles. These are the substances which are behaving as a normal electrolyte in low concentration, but they behave as colloidal solution at high concentration. And at a high concentration, the aggregation of large number of ions produces the associated colloid, one colloid. Associated colloid means the dp particle, मतलब dp पार्टिकल बहुत सारे आयन से मिलकर बने होते हैं और आयन पर चार्ज या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है। अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूं, फिर आप समझिएगा। These are the substances which behaves as normal electrolytes। नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयन तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देते हैं, ये लो कंसंट्रेशन पर भी देते हैं। लेकिन हायर कंसंट्रेशन पर इनके आयंस बहुत सारे, हाई कंसंट्रेशन पर बहुत सारे आयंस बनते हैं और वो आयंस मिल करके एग्रीगेट हो जाते हैं। तो मैं लिख रहा हूं, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच बिहेव्स एज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स at low concentration but behaves as colloidal solution तभी कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं हायर कंसंट्रेशन पर, but behaves as a colloidal solution at high concentration। हाई कंसंट्रेशन पर ये कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। और इसलिए बना लेते हैं क्योंकि हायर कंसंट्रेशन में बहुत सारे आयंस सॉल्यूशन में ये रिलीज करते हैं, बहुत सारे आयंस डिसोशिएट करते हैं ये, और इसी वजह से ये सारे आयंस एसोसिएट हो जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन पर एसोसिएट हो जाते हैं और एसोसिएट होकर के एसोसिएटेड कोलॉइड बनाते हैं। ओके, these the at high concentration the particles, or we can say the ions of these substances the ions of these substance gets associated to form associated colloids। एसोसिएट हो जाते हैं इनके आयंस, हाई कंसंट्रेशन पर एसोसिएट होकर के एसोसिएटेड कोलॉइड्स बना लेते हैं। ये आयंस जो है ना, ये एसोसिएट हो जाते हैं हाई कंसंट्रेशन पर, बहुत सारे आयंस एसोसिएट होकर के एक एसोसिएटेड कोलॉइड बनाते हैं, जिसी को हम मिसिल बोलते हैं।
एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, no need to worry, I will discuss it separately. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, जैसे कि सोप को हम बोलते हैं सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। सोप्स क्या होते हैं? RCOONA, RCOOK, यही तो होते हैं। R में भी ऑफ कोर्स लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन चेन, RCO नेगेटिव। और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं? RSO3Na या RSO3K, RSO3Na सल्फोनिक, यानी कि these are the detergents are the sodium और potassium salt of long chain sulfonic acids। और सोप्स क्या होते हैं? these are the sodium और potassium salts of long chain higher fatty acids। तो अब ये जो एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, जैसे कि सोप के बारे में बात करें तो सोप जो है अपने एक्वस सॉल्यूशन में लो कंसंट्रेशन में तो एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेगा, पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट डिसोशिएट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन हायर कंसंट्रेशन पर बहुत सारे आयंस सॉल्यूशन में डिसोशिएट होंगे और ये आयंस एसोसिएट होकर के ये एक एसोसिएटेड कोलॉइड बनाता है। बहुत सोप्स क्या होते हैं? सोप में बहुत सारे, जैसे सोडियम स्टीरेट है। अगर मैं सोडियम स्टीरेट की बात करूं, C17H35, C17H35, H35COONA, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है। लो कंसंट्रेशन में तो ये डिसोशिएट हो जाते हैं। और शैल आई इरेज इट एंड राइट, मैं सबको इरेज कर देता हूँ ये। अब जैसे कि हम सोडियम स्टीरेट की बात करें, C17H35COONA, एट लो कंसंट्रेशन ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। क्या होता है कि C17H35COONA, अगर हम इसको एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करें, इसमें नेगेटिव पार्ट नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में ही ये पार्ट अलग होंगे। तो C17H35COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में ये आयंस फर्निश करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आयंस अलग अलग हो जाएंगे। इसके एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन हाई कंसंट्रेशन पर, ये हाई कंसंट्रेशन पर C17H35COONA वाटर के साथ डिसॉल्व करने पर इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है ये n नंबर ऑफ सोडियम स्टीरेट यानी कि स्टीरेट आयन देता है। n नंबर ऑफ स्टीरेट आयन C17H35COO होल n प्लस n नंबर ऑफ Na पॉजिटिव आयंस, बहुत सारे n नंबर ऑफ सोडियम स्टीरेट एक्वस सॉल्यूशन में n नंबर ऑफ, ये बहुत सारे। तो हायर कंसंट्रेशन पर क्या हो रहा है, ये एसोसिएट हो जा रहे हैं, n नंबर ऑफ सोडियम स्टीरेट आयन दे रहे हैं, स्टीरेट आयन दे रहे हैं, सॉरी। जैसे कि हायर कंसंट्रेशन में बहुत सारे सोप मॉलिक्यूल्स, लगभग 100 सोप मॉलिक्यूल्स अपने आयंस डिसोशिएट करते हैं और सोप के जो आयंस हैं
सोप के जो आयन्स है वो नेगेटिव आयन्स होते हैं, क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग जो आयन है वो पॉजिटिव आयन है, तो सॉल्यूशन में डिसोशिएट हो गया। अगर मैं इसका पिक्चर बनाऊं, डायग्राम बनाऊं, तो एक सोप मॉलिक्यूल को हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ये जो लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है C17H35, ये लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन है। दिस इज अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन C17H35, हाइड्रोकार्बन की चेन है, कार्बन और हाइड्रोजन की। और COO नेगेटिव पार्ट, COO नेगेटिव इस तरह से सर्कल से दिखाया जाता है। और Na पॉजिटिव यहाँ पर लगा हुआ है। तो सॉल्यूशन में जब हम एक्वा सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं तो इसके हाइड्रोकार्बन पार्ट और ये जो डिनोट कर रहे हैं हम सोप आयन, वो अलग हो जाता है और सोडियम आयन अलग हो जाता है। ये जो पोलर पार्ट है, दिस इज व्हाट पोलर पार्ट, दिस कॉल्ड एज हेड, एंड दिस पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, दिस इज हाइड्रोफिलिक पार्ट, okay, whereas the hydrocarbon part is non-polar, this is a non-polar part, this is a non-polar tail and hydrophobic part, this is hydrophobic part, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है और ये हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है किसी सोप मॉलिक्यूल में। तो सोप मॉलिक्यूल का जब आयन हम डिसोशिएट, जब सोप मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में एक्वा सॉल्यूशन में डिसोशिएट होता है, तो सोप के जो आयन्स हैं वो अलग हो जाते हैं, सोडियम आयन अलग हो जाता है, लो कंसंट्रेशन पर एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन हायर कंसंट्रेशन पर ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोकार्बन के मॉलिक्यूल्स आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये बहुत सारे लगभग 100 सोप मॉलिक्यूल्स आपस में क्लिंज कर जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, और इस प्रकार से हाइड्रोफोबिक पार्ट से एक स्फीयरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्फेरिकल स्ट्रक्चर, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके हाइड्रोकार्बन पार्ट जो है टुवर्ड्स द सेंटर होते हैं, सर्कल की सेंटर की तरफ जुड़े होते हैं। और इस स्फीयर की जो पेरिफेरी है, इस स्फीयर की सरफेस पर ये नेगेटिव आयंस इस प्रकार से रिपेल करते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हम जानते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी वजह से ये सरफेस पर एक दूसरे को रिपेल करते हुए ये अपने आप को पेरिफेरी पर अरेंज कर लेते हैं। और सोडियम आयन एक्वा सॉल्यूशन में तो सेपरेट हो ही गए हैं, ये एक्वा सॉल्यूशन में अलग हो ही गए हैं। These are sodium ions which are separated, और ये एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट आपस में क्लिंज करके बहुत सारे सोप के मॉलिक्यूल, लगभग 100 सोप मॉलिक्यूल्स आपस में एसोसिएट हो जाते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं हाइड्रोकार्बन पार्ट से। तो बॉल के सेंटर की तरफ जो है ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हाइड्रोकार्बन पार्ट आपस में जुड़ जाते हैं, और पेरीफेरी पर, इसकी बॉल लाइक स्ट्रक्चर की पेरीफेरी पर, सरफेस पर ये नेगेटिव आयन एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसीलिए इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है। ये सोप के मॉलिक्यूल्स जो है
नेगेटिव पार्ट एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ये इसका जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है ये आपस में जुड़ जाता है और इसके जो नेगेटिव पार्ट है ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए ये पूरी पेरिफेरी में जम जाते हैं, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। उसी को हम बोलते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड। दिस इज कॉल्ड एज एसोसिएटेड कोलॉइड। एसोसिएटेड कोलॉइड इसी को बोल रहे हैं मिसिल, इसी को बोला जाता है मिसिल। ये लगभग 100 सोप मॉलिक्यूल्स का जो कॉम्बिनेशन है, सोप आयंस का जो कॉम्बिनेशन है वो मिसिल बना लेता है। और जो सोप के जो आयंस है उस पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका जो करस्पॉन्डिंग आयन है पॉजिटिव आयन वो कैसा है? पॉजिटिव आयन है। तो इस पर जो चार्ज है, ये कोलॉइडल पार्टिकल पर जो चार्ज है, ये जो कोलॉइडल पार्टिकल है एसोसिएटेड कोलॉइड है, इसकी साइज तो हम जानते हैं 1 से 100 नैनोमीटर है, लेकिन इस पर चार्ज कौन सा है? नेगेटिव चार्ज। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी जो एसोसिएटेड कोलॉइड्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड हों। कभी कभी एसोसिएटेड कोलॉइड या मिसिल्स पॉजिटिवली चार्ज्ड भी होते हैं। एक मैं एग्जांपल और लिखता हूँ, सोडियम ये 12 कार्बन है, दो डिकाइल अमोनियम सल्फेट अपने एक्वस सॉल्यूशन में। अब देख रहे हो आप करस्पॉन्डिंग आयन कौन सा है? इसका सल्फेट है। सल्फेट है यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में ये नेगेटिव आयंस देंगे, C12H23 25 NH3 whole twice प्लस SO4 2 नेगेटिव। अब इसके एक्वस सॉल्यूशन में सल्फेट आयन डिसोशिएट हो गए क्योंकि नेगेटिव आयन है, लेकिन ये डोडेकाइल अमोनियम आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, होल ट्वाइस है डोडेकाइल अमोनियम आयन। तो ये जो आयन है इस पर पॉजिटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जबकि सल्फेट जो है सॉल्यूशन में नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये भी एक एग्जांपल है, लेकिन ये कब होता है? लो कंसंट्रेशन पर। लेकिन हायर कंसंट्रेशन पर, एट हाई कंसंट्रेशन ये कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेंगे, NH3 होल ट्वाइस, इसके n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपने एक्वस सॉल्यूशन में। n number of dodecyl ammonium sulfate, n number of dodecyl ammonium sulfate, it forms NH3 whole twice 2n whole 2n plus SO4 2 negative ion, di-negative ion. So at higher concentration these many number of dodecyl ammonium ions associate to form colloidal solution. तो हायर कंसंट्रेशन पर तो ये कोलॉइड है, ये मिसिल है, दिस इज बिहेविंग एज ए मिसिल। एट हायर कंसंट्रेशन दिस इज बिहेविंग एज ए मिसिल and these are behaving as a colloid.
and it is also miscible in case of soap. Sodium stearate, sodium stearic, it is an example of soap. So at a higher concentration, these positive ions, they associate to form a colloidal solution of the size having that of colloidal range 1 to 100 नैनोमीटर, जबकि ये जो सोप के मॉलिक्यूल्स हैं ये डिसोशिएट होकर के बहुत सारे आयंस बनाते हैं और आयंस एसोसिएट होकर के मिसिल्स बनाते हैं, जिस पर चार्ज नेगेटिवली चार्ज होता है ये, और ये मिसिल पॉजिटिवली चार्ज है। तो मिसिल्स पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकते हैं और नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया था। मिसिल्स जो है ये पर्टिकुलर टेम्परेचर फॉर फॉर्म होते हैं और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही बनते हैं, और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर द टेम्परेचर एट विच द टेम्परेचर at which मिसिल्स आर फॉर्म्ड, मिसिल्स जो बनते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मिसिल्स आर फॉर्म्ड, इसको बोलते हैं हम क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर। और जिस कंसंट्रेशन पर ये बनते हैं उनको हम बोलते हैं क्रिटिकल माइसिलर कंसंट्रेशन, CMC शॉर्ट में। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर मिसिल्स फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पर ही बनते हैं, इसको हम बोलते हैं CMC। द कंसंट्रेशन at which missiles are formed that concentration is called as critical micellar कंसंट्रेशन। याद रखिए हायर कंसंट्रेशन पर ही मिसिल्स का फॉर्मेशन होता है, हायर कंसंट्रेशन पर मिसिल्स का फॉर्मेशन होता है जब अमाउंट ऑफ वाटर कम हो और सोप के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हो, लगभग 100 सोप के मॉलिक्यूल्स ये मिसिल्स फॉर्म करते हैं, एग्रीगेट होकर एसोसिएट होकर के ये मिसिल्स फॉर्मेशन करते हैं। और मिसिल्स में चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल मैंने बताया कि एक पॉजिटिव चार्ज मिसिल का फॉर्मेशन बताया, ये पॉजिटिवली चार्ज मिसिल है। तो चूंकि मिसिल्स में चार्ज होता है इसीलिए हम इन मिसिल्स को आयनिक मिसिल्स भी बोलते हैं। These are also called as आयनिक मिसिल्स। एक और नाम लिख देता हूं मैं, और आयनिक मिसिल्स। तो ये जो मिसिल्स होते हैं उनमें चार्ज होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। जो कोलॉइडल सॉल्यूशन होते हैं उनमें प्यूरिफिकेशन करने की जरूरत होती है। अब यहां समझना जरूरी है कि प्यूरिफिकेशन किससे करना है, प्यूरिफाई क्यों करना है। बिकॉज द कोलॉइडल सॉल्यूशन कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज, और इम्प्योरिटीज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होती है। तो हमको एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में से इन इम्प्योरिटीज को हटाना है जो एक कोलॉइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती है।
So we have to remove the impurities from the colloidal solutions. The colloidal solutions contains impurities in the form of electrolytes. Impurities in the form of electrolytes. इलेक्ट्रोलाइट्स के फॉर्म में impurities प्रेजेंट होती है. So we have to remove these impurities. We have to remove the impurities present in colloidal solution. And for this purpose, the commonly used methods employed are dialysis. हम डायलिसिस के द्वारा कोलोइडल सॉल्यूशन में जो इम्प्योरिटीज होती है इनको हटाते हैं. What we do, we used to take a bag which is made up of cellophane membrane, and we used to hang this bag. This bag is made up of cellophane membrane. ये जो बैग होता है ये सेलोफेन मेम्ब्रेन का बैग होता है. इसको हम कोलोइडल सॉल्यूशन में इसको हम वाटर बाथ में सस्पेंड कर देते हैं, रख देते हैं, हैंग करके रख देते हैं. वाटर बाथ में इसको हैंग कर देते हैं. और इस this is hanged. And inside this we used to keep the sol. The sol is kept inside the cellophane membrane or the parchment membrane. तो पार्चमेंट मेम्ब्रेन के अंदर हम सॉल को फिल अप करके रख देते हैं. इसके अंदर सॉल भरा हुआ है. ओके, एंड इनसाइड दिस सॉल impurities are present. So we have to remove the impurities in the form of electrolytes. ये इलेक्ट्रोलाइट्स को हमें हटाना है. कोलोइडल सॉल्यूशन में जो impurities होती हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में होती हैं. Can you tell me why these electrolytes has to be removed from the colloidal solution? किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन में से इम्प्योरिटीज को हटाने की क्या जरूरत होती है? इम्प्योरिटीज वैसे तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर वैल्यू तक तो, एक मिनिमम वैल्यू तक तो टॉलरेबल है, किसी कोलोइडल सॉल्यूशन को कुछ करेगा नहीं. लेकिन अगर कोलोइडल सॉल्यूशन में बहुत सारी इम्प्योरिटीज हो जाएंगी तो एक कोलोइडल सॉल्यूशन डिस्टेबलाइज हो जाएगा. अब ये आप ध्यान में रखिए कि एक बात कि किसी भी कोलोइडल सॉल्यूशन, कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, उसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है. मैंने बताया था आपको देयर आर टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स which may have charge either positive charge और नेगेटिव चार्ज. अब अगर किसी कोलोइडल सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, ये कोई भी पॉजिटिवली चार्ज कोलॉइड है, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं.
किसी डिस्पर्स फेस के पास पॉजिटिव चार्ज है, डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ऐसे डिस्पर्स्ड फेस पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इस प्रकार से एक कोलोइडल सॉल्यूशन जो बनता है वो स्टेबलाइज हो जाता है। समझ में आ रही बात? डिस्पर्स्ड फेस के पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिवली चार्ज होते हैं, और उनमें जो चार्ज प्रेजेंट होता है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये चार्ज होने के कारण बहुत सारे डीपी पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं और एक डिस्टेंस बनाकर रखते हैं, और इस प्रकार से एक सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन स्टेबलाइज हो जाता है। लेकिन ऐसे कोलोइडल सॉल्यूशन में यदि आप कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे या उस कोलोइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट ज़्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में जो होता है वो कोलोइडल सॉल्यूशन को डीस्टेबलाइज कर देता है। इसीलिए ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो एक्सेस में होते हैं उन्हीं को हम इम्प्योरिटीज बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स ही इम्प्योरिटीज हैं जिनको किसी कोलोइडल सॉल्यूशन से हटाने की जरूरत होती है। इसीलिए कहते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन का प्यूरिफिकेशन जरूरी होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने की जरूरत तभी होती है जब उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रोलाइट्स एक मिनिमम वैल्यू से एक्सीड कर जाते हैं और कोलोइडल सॉल्यूशन को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये कोलोइडल सॉल्यूशन आखिर कैसे डिस्टेबलाइज हो जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस की वजह से। जैसे मान लीजिए कोई कोलोइडल सॉल्यूशन है जिसमें डीपी पार्टिकल के पास पॉजिटिव चार्ज है और कोई इम्प्योरिटी उसमें प्रेजेंट है इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में, उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ही होंगे, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव। तो कोलोइडल सॉल्यूशन के जो डीपी पार्टिकल है उस पर पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोलाइट के पास में भी नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो इलेक्ट्रोलाइट का जो नेगेटिव आयन है वो डीपी पार्टिकल के पॉजिटिव चार्ज के साथ कैंसल आउट हो जाते हैं और इस वजह से सारे कोलोइडल सॉल्यूशन में डीपी पार्टिकल अपना चार्ज खो देते हैं। पॉजिटिव चार्ज सभी डीपी पार्टिकल के पास सपोज है तो वो अपना चार्ज खो देंगे। किसकी प्रेजेंस की वजह से? ये इम्प्योरिटीज यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स की प्रेजेंस की वजह से, और अनस्टेबल हो जाएगा कोलोइडल सॉल्यूशन। इसीलिए हम कहते हैं कि इनको प्यूरिफिकेशन करना पड़ेगा। प्यूरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइड्स। और मैं अब बता रहा हूं कि किसी सॉल में हमने कोलोइडल सॉल्यूशन भर दिया है या किसी पार्चमेंट मेम्ब्रेन में मैंने एक सॉल भर दिया है, कोलोइडल सॉल्यूशन भर के रख दिया है, और ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन कह लो या सेलोफेन मेम्ब्रेन है, सेलोफेन मेम्ब्रेन या पार्चमेंट मेम्ब्रेन, ये इनके पोर्स बहुत छोटे होते हैं, अल्ट्रा फिल्टर्स ही होते हैं, ये नेचुरल फिल्टर होते हैं। और कोलोइडल सॉल्यूशन में जो आयंस होते हैं इनकी साइज बहुत छोटी होती है, कोलोइडल रेंज से भी छोटी होती है। यानी कि कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं, कोलोइडल पार्टिकल्स, उनकी तो साइज क्या है, 1 से 100 नैनोमीटर की साइज है, 1 to 100 नैनोमीटर। जबकि इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो ये पार्चमेंट मेम्ब्रेन अल्ट्रा फिल्टर्स होती हैं, इनके पोर्स छोटे होते हैं। तो पोर्स छोटे हैं तो क्या है कि कोलोइड्स जो है इनके, हमारे सॉल के अंदर जो कोलोइड्स हैं वो तो इसमें फंस जाते हैं, लेकिन सॉल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रोलाइट्स छोटी साइज होने की वजह से इस सेलोफेन मेम्ब्रेन से बाहर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस हैं उनकी साइज कोलोइडल पार्टिकल्स की अपेक्षा छोटी है,
यानी कि सॉल के जो पार्टिकल्स हैं उनके पार्टिकल्स की अपेक्षा इलेक्ट्रोलाइट के आयंस की साइज छोटी होती है और ये बाहर आ जाएंगे। कहाँ से आ जाएंगे? पार्चमेंट मेम्ब्रेन में जो पोर्स है उसमें से बाहर आ जाते हैं। क्यों बाहर आ जाते हैं? क्योंकि वाटर इज एक्चुअली अ पोलर मॉलिक्यूल। वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन स्लाइट नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यानी कि पोलर मॉलिक्यूल है। और पोलरिटी की वजह से उसके जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिट आयंस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच लेते हैं और इस प्रकार से ये प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम डायलिसिस बोलते हैं। दिस डायलिसिस मेथड इज एम्प्लॉयड इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। डायलिसिस, आर्टिफिशियल डायलिसिस मशीन में हम इसी मेथड को यूज करते हैं। इसी मेथड से ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, क्योंकि किडनी जब फेल हो जाती है, किडनी फेलर के कारण उस पर्सन को हम आर्टिफिशियल डायलिसिस पर रखते हैं ताकि जो ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन का काम है वो इस डायलिसिस मशीन के थ्रू हो जाए। अगर हम इसी प्रोसेस को स्पीड अप करना चाहें तो हम स्पीड अप करने के लिए यहाँ पर अपोजिट इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं। ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, कैथोड और एनोड लगा दिए जाते हैं और इस प्रकार से एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया जाता है। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड एंड एनोड द प्रोसेस speeds up. The process of dialysis could be speed up. We can do this process fastly, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस जो है अब ज़्यादा फास्ट प्रोसेस से होगा। तो हम अब डायलिसिस की जगह इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस, बिकॉज द इलेक्ट्रोड्स आर एम्प्लॉयड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज एम्प्लॉयड टू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो पोलर नेचर है और भी बढ़ जाता है, तो इलेक्ट्रोलाइट्स तेजी से कोलोइडल सॉल्यूशन से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। एंड द नेक्स्ट मेथड यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। Ultrafiltration method is based on the principle that the purification of the colloidal solution depends upon the size of the filter अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो अल्ट्रा फिल्टर की कारण होता है, अल्ट्रा फिल्टर्स की हेल्प से होता है।
ये प्रोसेस बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होता है जैसा मैंने डायलिसिस के बारे में बताया है। अल्ट्रा फिल्टर्स में जैसे कि मैंने बताया डायलिसिस में पार्चमेंट मेम्ब्रेन यूज्ड हुई थी, लेकिन अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को करने के लिए हम पार्चमेंट मेम्ब्रेन का यूज नहीं करते, बल्कि हम अल्ट्रा फिल्टर्स का यूज करते हैं। अल्ट्रा फिल्टर्स की भी साइज बहुत छोटी होती है, पोर की साइज जैसे पार्चमेंट मेम्ब्रेन में पोर्स की साइज छोटी होती है, ठीक इसी प्रकार से हम आर्टिफिशियल फिल्टर का यूज करते हैं और उसमें भी जो पोर्स की साइज होती है वो बहुत छोटी होती है। एंड दिस स्मॉलर size of the pore of ultra filters does not allow the colloidal particles to pass through, and hence it is able to separate the colloidal solution from the crystalloids। यानी कि colloidal solution को हम crystalloid से separate करना चाहें तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस होता है। जो मेम्ब्रेन हमने जो पार्चमेंट मेम्ब्रेन यूज की थी, अब की बार हम अल्ट्रा फिल्टर यूज करते हैं बस। और अल्ट्रा फिल्टर्स की साइज को छोटा करने के लिए हम जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है उसकी साइज होती है वो बड़ी होती है, उससे तो कोलोइडल सॉल्यूशन निकल जाते हैं और वो फिल्टर नहीं हो सकते। लेकिन अगर नॉर्मल फिल्टर में ही यदि हम उसको नॉर्मल फिल्टर जो होते हैं उनको हम कोलॉइडन या जेलेटिन में डिप करते हैं और डिप करने के बाद उसको सोक करके फॉर्मल्डिहाइड में इसको हार्डन कर देते हैं, और हार्डन होने के बाद फिर उसकी साइज जो होती है परमानेंटली स्मॉल पोर वाली हो जाती है, स्मॉल साइज्ड हो जाती है। और इस प्रकार से हम अल्ट्रा फिल्टर्स बनाते हैं जो कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट आउट कर सकते हैं। सो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड ऑफ द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड।